अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पढ़ रंग के साथ आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत जनाब प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में जो तलबा की तहरीक शुरू हुई है, जो इनकलाब की तहरीक, जो बांग्लादेश में इतना बड़ा इनकलाब आया और ये थोड़े अरसे में आया है, इसकी क्या वजूहात थी और रियासत जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पे भी तहरीक शुरू हुई उससे बांग्लादेश की तहरीक से पहले शुरू हुई, उसमें और इसमें क्या चीज़ मुश्तरक है? जी प्रोफेसर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम औरंगज़ेब साहब, आपके पहाड़ी रंग मीडिया ग्रुप के हवाले से ये जो हम आज अपनी तहरीक आज़ादी कश्मीर को बांग्लादेश की हालियात इनकलाब से जोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, इसमें बहुत सी बातें काबिल गौर हैं। बांग्लादेश किसी ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, किसी ज़माने में, और उसके बांग्लादेश बन जाने में कुछ हमारी अपनी कमज़ोरियाँ थीं, बल्कि बहुत सारी कमज़ोरियाँ थीं जिससे कि वो बांग्लादेश बन गया। वरना बांग्लादेश ही वो लोग थे जो तहरीक पाकिस्तान के अरावल दस्ते में थे। ये हकीकत है, कोई माने या ना माने, मीर और सुल्तान सब फ़कीर, ये हकीकत है। अब जब ये मुल्क पाकिस्तान से अलग हुआ, कई एतबार से उनका इस्तिकाक बनता था, ठीक है, उनका भी हक बनता था। बहुत से फैक्टर थे जिन्होंने उन्हें अलग होने पर आमादा किया, और बहुत से बैरूनी फैक्टर भी थे जिन्होंने अलग होने में उनकी मदद भी की। लेकिन इसमें ज़्यादा कसूर हमारा अपने ही बनता है। जिनसे अलहदा हुए हैं ना, ये उनकी नाअक़बत अंदेशी थी या सियासी तदब्बर की कमी थी या खुदगर्जी थी कि वो हरावल दस्ता जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान और उसकी करारदाद पेश की और हरावल दस्ते में वो थे और उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी थीं, उनको हमने उस तरह से डील नहीं किया जिस तरह की उसका इस्तिकाक था। तो चलो, वो वक्त गुजर गया, वो आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ादी के वक्त जिस तरीके से भारत ने उनके साथ मदाखलत की या उनकी मदद की, जैसे पाकिस्तान वो समझते हैं कि हमने मदद की है, तो पाकिस्तान के ज़ाहिर है लोग समझते होंगे कि मदाखलत की है। दोनों बातों में वज़न है। भारत की मदाखलत भी थी और शेख मुजीबुर रहमान या उनके अवामी लीग के साथ भारत वालों की अमदाद भी थी जो मुफ्ती बामी के साथ जुड़ी हुई थी। अब उस वक्त से लेकर शेख मुजीबुर रहमान लीडर था, पोजीशन थी, लेकिन उसी में शेख मुजीबुर रहमान को 1971 में आज़ादी लेते हैं, 1975 में उसको असैसिनेट कर दिया जाता है, बाल बच्चे समेत। अब ये जो दो बेटियां उसकी बच गई थी छोटी छोटी, जिसको हसीना वाजिद कहते हैं या रेहाना कहते हैं, ये दो बेचारी वहाँ थी, वरना इन्होंने भी इनको भी ऊपर पहुँचा देना था उन्होंने, जिन्होंने शेख मुजीब साहब को अल्लाह के हवाले किया। उसके बाद ज़ाहिर है भारत की ये कोशिश रही है कि वो बांग्लादेश में जो हुकूमतें बने उसमें अपना पूरा किरदार अदा करें, वो हक समझते थे। और शायद कुछ बांग्लादेशी कायदीन भी उनके साथ मोहब्बत को अपना कोई बेहतर पहलू समझते थे उसमें, लेकिन वो कभी पहलू बेहतर हो नहीं सकता। किसी भी बड़े मुल्क के पड़ोस में कोई छोटी रियासत, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो सिक्किम हो, वो अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदा रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बांग्लादेशियों के लिए भी आस्ता आस्ता मुश्किलात पैदा हो रही थी। मुश्किलात एक तो हुक्मरानों की तरफ से पैदा हो रही थी, एक पड़ोसियों की वजह से हो रही थी। इसमें पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, पाकिस्तान बहुत दूर है, पाकिस्तान बहुत दूर है। पड़ोसी उनके जो है वो आपको पता ही है। उन पड़ोसियों की कोशिश थी कि हमने आज़ादी दिलाई हुई है और हमारी मर्ज़ी की हुकूमत बननी चाहिए। बांग्लादेश की पॉलिसी जो है वो फॉरेन पॉलिसी हो या दाखिली पॉलिसी हो, वो हमारी मर्ज़ी से होनी चाहिए। हम ही इनके बेनिफैक्टर हैं और हम ही इनको बचा सकते हैं। लेकिन ये उनका वहम था, ये उनकी गलत पॉलिसी थी। उन्होंने हसीना वाजिद के मुकाबले में खालिदा ज़िया जैसी, वो भी एक जनरल की बेगम थी, उसका भी उतना ही मकाम था, उसकी भी उतनी कारकर्दगी थी, वो भी उतने ही इस्तिकाक रखते थे। लेकिन भारतीय जो बांग्लादेशी पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी है, वो तो समझते ना हमारी पॉलिसी सारी कामयाबी है, ज़रूरी नहीं है। भारत की सबसे, ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है ना, ये कुल्ली तौर पर भारत की नाकामी है, बिल्कुल 100%, कोई माने या ना माने, ये उनकी नाकामी है।
वो समझते थे कि ये हमारी जेब में है, इट इज़ इन आवर पॉकेट, हम जैसे चाहेंगे करेंगे। लेकिन हुआ ये कि उस आज़ादी के बाद जो बांग्लादेशियों को भारत की मदाखलत या मामलत से हासिल हुई है, उसके बाद से जो नौजवान नस्ल थी बांग्लादेश की, उनके साथ एक नाइंसाफ़ी का दरवाज़ा खुल गया। वो कैसे खुला कि बांग्लादेश की हुकूमत ने बिलखुसूस अवामी लीग के प्लेटफार्म से या उनकी पॉलिसी के तहत जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी में कोई किरदार अदा किया, होता है किरदार करना पड़ता है, एक कौम आज़ादी ले रही है उसमें सब लोग शरीक होते हैं, ये नहीं कि कोई ख़ास लोग थे वो शरीक थे, सब शरीक थे। उसके नतीजे में बांग्लादेश के हुक्मरानों ने और बिलखुसूस अवामी लीग की क़यादत ने एक कोटा सिस्टम बना दिया कि जी जिन लोगों ने इस आज़ादी की तहरीक में बांग्लादेश की आज़ादी में किरदार दिया है, उनके औलादों को और उनके औलादों को और आने वाली औलादों को हम एक स्पेशल कोटा देते हैं। और वो कोटा जो था वो 40% था। 40% थोड़ा नहीं, तालीमी इदारों में था, तालीमी इदारों में भी, मुलाजमतों में भी, वजारतों में भी, और दीगर जुमला जो शोबे हैं हुकूमत के उनमें भी, यानी कि पूरी तरह से उनको इंडक्ट किया जाता रहा है ताकि अवामी लीग की जो पॉलिसी है प्रो इंडिया, उस पॉलिसी को कायम रखा जाए। और पीछे से मदद तो आपको पता है ना, वो दिल्ली की जारी रही है। बिल आखिर ये लावा पकता गया और पकते पकते वो वक्त आ गया कि जब बांग्लादेश की नौजवान नस्ल जो थी उनको एहसास हुआ कि जिसको हम अपना मोहसिन समझते हैं या जो हमें ये कहता है जी हमने इनको आज़ादी दिलाई है, बेसिकली तो वो मुल्क हमारे नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तारीक करने के पीछे पड़ा हुआ। बेशक इस एहसास ने ये वाक़या रूनुमा किया है। इसके इंटरनेशनल जो मारकात है मैं उससे बात नहीं करूँगा चूँकि वो बात उधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल कौन सी इम्प्लीकेशंस है, कौन सी कुव्वतें इसके भी पीछे हैं। चूँकि समुद्र में जब कोई ग्लेशियर होता है ना, उसका 10वां हिस्सा हमें नज़र आता है, लेकिन होता वो बहुत गहरा है, 9 हिस्से कहीं बीच में डूबे होते हैं, उन 9 हिस्सों पर हमारी नज़र कोई नहीं होती। तो बांग्लादेश की जो सियासत थी, जो हुकूमत थी ना, वो एक ग्लेशियर थी। उस ग्लेशियर का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा था, कुछ डूबा हुआ था। नौजवान नस्ल को अंदाज़ा हो गया कि ये जो 9 हिस्से बीच में डूबे हुए हैं ना, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए, मतलब कि हमारे मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए या हमारे मुस्तकबिल के रास्ते रोकने के लिए। लिहाजा एकदम से नौजवान नस्ल बाहर आई, कॉलेजों के तालिब इल्म, नौजवान लोग, तलबा, तालबात, और उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि ये कोटा सिस्टम ख़त्म करो, ये इंसाफ का कत्ल है और मुनसफाना माशरा कायम रहता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल है कि एक गैर मुनसफाना जो माशरा है वो कायम नहीं रह सकता, एक काफराना माशरा वो कायम रह सकता है, क्योंकि काफर होना और चीज़ है, इंसाफ करना कुछ और चीज़ है। अगर मुसलमान इंसाफ नहीं करेंगे तो उनको हम नहीं कह सकते ये मुसलमान है इसलिए मुनसफाना माशरा इनका होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इंसाफ नहीं था, नौजवानों को इसका एहसास हो गया, और फिर जो नौजवान जदीद दौर का हो, जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का भी पता हो, और जो मीडिया के ज़रिए से इंटरनेशनल अमूर पर भी नज़र रखे, तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि हमारे मुस्तकबिल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारा पड़ोसी। लिहाजा ज़रूरी है कि हम इस मुल्क से पड़ोसी का अमल दखल असर रसूख कम करें। उसके लिए उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने चंद दिनों में, बल्कि 1-2 महीनों के अंदर अंदर वो कुछ कर दिखाया कि जो उस कौम का बानी है उसके, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, हम तो दुआई कर सकते हैं मरने वाले के बाद, उसके लिए दुआई करनी चाहिए, वो अपनी कौम के लिए था। लेकिन देखें कि कौम ने जब देखा कि इसके वसातत से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, हमारे यहाँ कोई अगर पाकिस्तान का झंडा जो है वो अगर कोई उतार देता है तो इनको जोश आ जाता है ये क्यों उतर गया। ठीक है, हालांकि मैं अमेरिका की मिसाल दे सकता हूँ, अमेरिका के आयन में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई बंदा अपने एहतजाज के तौर पर झंडा जला देता है तो वो जुर्म नहीं है। बिल्कुल कोर्ट का बल्कि फैसला ही, कोर्ट का फैसला ही है। वो तो हमारे उधर कहीं वो क्या नाम है, वो कोहाले के ऊपर कहीं से किसी ने कोई उतारा दिया तो इन्होंने एक उसको मजहबी मसला बना दिया, एक उनको अनाक का मसला बना दिया। और ठीक है, नौजवान है, किसी को गुस्सा आ गया ऊपर से नीचे उतार दिया, क्या हो गया यार,
नो प्रॉब्लम, टेक इट ईजी. इन छोटे छोटे मामलात को आप जज्बाती बना के और लोगों को मतलब कि खाम खाई अपना दुश्मन और अपने लिए मसाइल पैदा करते हो. तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के नौजवानों ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के अजाले के लिए मैदान अपना पकड़ लिया, और देखते ही देखते चंद दिनों में वही वाजिद हसीना जिसने उसको दूसरी खातून को खालदा ज़िया को 17 साल से जेल में डका हुआ था, पाबंद किया हुआ था अपने इक़्तिदार के लिए, जहाँ भी जिस भी मुल्क में, चाहे वो हमारा ही मुल्क क्यों ना हो, चाहे पाकिस्तानी क्यों ना, अगर मुक़्तदर लोग ये समझ लें कि हम अवामी हुकूक को दबा कर अपनी हुक्मरानी को कायम रख सकते हैं, तो तारीख़ इसकी कोई गवाही नहीं देती है. और बांग्लादेश की से सबक सीखना चाहिए. बांग्लादेश से तो कुछ लोग कहते हैं जी हमें बांग्लादेश के हालात के साथ पाकिस्तान को नहीं जोड़ना चाहिए. भाई क्यों नहीं जोड़ना चाहिए यार? लोग सीखते हैं, सीख न सीख तो गवानो सीख. अगर कहीं दूर से नहीं सीख सकते हो तो पड़ोस से तो सीखो ना. वो हमारे लिए मिसाल है, और फिर हमारे नौजवानों के लिए भी मिसाल है, और फिर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए भी मिसाल है. एक नौजवान नस्ल ही है जो कि कौमों की कश्ती को डुबोने से बचा सकती है. तो अगर हम इसको जोड़ें पाकिस्तान के साथ तो इसकी जोड़ बनता है. ये कोई ना कहे जी हमारा उनके साथ मुआवजा नहीं है. मुआवजा है. अपनी आंखों से अपनी पट्टियाँ दूर करो, मुल्क और कौम के साथ इंसाफ करो, और जो जमहूरी अक़दार मुसलमा हैं, आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं, उनको फॉलो करो. और अगर आप जमहूरी हो, इस्लामी हो, फलाई हो, तो दुनिया को ये सबूत भी मुहैया करो. कहने से ये नहीं होगा, करने से होगा. दिखना चाहिए कि मुल्क के अंदर इंसाफ है कि नहीं. बिल्कुल. तो सरेदस्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को हमारी कामल हमदर्दी है. पूरा कश्मीर पाकिस्तान की आज़ादी, सालमियत, उसकी तरक्की का नेक खा है. हम दुआ करते हैं ना यार, क्यों ना करें. लेकिन अगर पाकिस्तान की हुकूमत, हुक्मरान, मुक़्तदर अदारे ख़ुद पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का तराजू उस तरह से बराबर नहीं रखेंगे, तो फिर ये किसी दूसरे के बाहर के ऊपर तो गिला नहीं हो सकता. बिल्कुल. ये नहीं कह सकता जो कश्मीरी कोई साजिश कर रहे हैं, या कश्मीरियों के साथ कोई साजिश हो रही है, या कश्मीरी किसी के साथ जुड़े हैं. नहीं, ये नहीं है. ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं. अब इनका ज़माना नहीं है. अब हक़ाइक़ ऑन ग्राउंड देखने. नौजवान ये सुनने के लिए तैयार नहीं है. अब नौजवान ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि वो सुन के उनके कान पक गए. ये कुछ सुन के ना कि बस वो हम उसको अपने ही डगर पे चलाएंगे, अपनी मनमर्जी से चलाएंगे. अब वो ज़माना नहीं है. दुनिया एक ग्लोब, एक विलेज हो चुका है. कौमें इंटरेक्शन कर रही हैं. अब हम यहाँ माशाल्लाह अमेरिका में बैठे हुए हम कश्मीरी लोग कश्मीर के बारे में बात करते हैं. हमारा अपना एक शऊर है, और हम बाहर आए हुए हैं. तो दुनिया में पाकिस्तान के लोग दुनिया के हर खित्ते में हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क के लोग बाहर हैं तो वो पाकिस्तान के. तो सोचना यह है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं. ये तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना. बिल्कुल. ये खुश होते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से जनाब वो डॉलर भेजते हैं तो हमारे एक्सचेकर में इजाफा होता है और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ता है. लेकिन दूसरा पहलू नहीं सोचते कि यार बाहर जाते क्यों हैं. पॉलिसीज़ पे भी नज़र. इसलिए कि मुल्क में इंसाफ नहीं है. जस्टिस अगर आप नहीं मुहैया करोगे तो नतीजा यही निकलेगा कि लोगों की अपनी मिट्टी के साथ वापसी कमज़ोर हो जाएगी. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा अहम है. पाकिस्तान के दानिशवरों को पाकिस्तान के थिंक टैंक समझ नहीं है, थाट टैंक समझ लें, जिन्होंने कभी सोचा था. अब वो थिंक टैंक नहीं रहे, अब वो थाट टैंक बन चुके हैं. उनको मैं यहाँ से अपील कर रहा हूँ कि गौर करो कि पाकिस्तान की सरजमीन बहुत दरखेज़, बहुत वसाइल वाली, 5 दरियाओं की बेहतरीन खिताब पाकिस्तान को मिला था. अब पाकिस्तान की ना ज़राअत रोटी पूरी करती है, ना सियासत इस्तेकाम देती है, ना अदालत जस्टिस देती है, और ना आवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है. बहुत संगीन मसाइल पर गौर करने की ज़रूरत है. हमारा मसला कश्मीरियों को तो अपनी जगह है. हम तो अपनी जोग्राफियाई वहदत और सियासी हाकमियत को किसी हालत में भी कहीं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन हमें पाकिस्तान की सालमियत, उसकी हाकमियत और उसकी आलमी जो शनाख्त है उसको बहाल करने के लिए भी तैयार है, बशर्ते कि हमारी बात पर कोई गौर करे या हमारे को कहीं कोई हमें पूछे भी
تو یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے بات کروں تو کہیں گے چلیں یہ چلتے رہتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں. بالکل عموماً غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور آخر میں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ہے پچھلے عوامی تحریک کے ایکشن کے دور میں، تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن سلام پیش کر کے سلام ختم نہیں کرتے. ہمارا یہ سلام جاری رہنا چاہیے. کہنے کا مطلب ہے اور بنگلہ دیش کی طرز کی جو ہے نا، بنگلہ دیش کے نوجوانوں سے جناب وہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اور جناب لڑکیاں جو ہیں وہ ٹریفک کنٹرول کر رہی ہیں، اور وہ تمام کنٹرول کر رہے ہیں، اور آرمی والے جو ہیں وہ ان کو سلوٹ مارتے ہیں. بنگلہ دیش میں آرمی جو ہے وہ نوجوانوں کو سلوٹ مارتی ہے. تو ہمارے ادھر نوجوان ڈر کے مارے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے نوجوانوں میں بھی شعور آ گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے نوجوانوں کو اس شعور کی جو طاقت ہے وہ دکھائے. اور نہیں یہ ہوگا، دیکھیں قدرت کے بھی اپنے قوانین ہیں، مطلب جتنا اتنا ہی ابھرے گا جتنے کو دبائیں گے. تو یہ نیچرل اپنا جسٹس ہے. یہ تو دانشور لوگ، یہ سمجھدار لوگ، یہ مدبر لوگ، یہ دور اندیش لوگ سوچتے ہیں نا کہ نیچر کیا کہتی ہے. نیچر یہ کہتی ہے کہ آپ ناانصافی کریں گے تو اس کے زد میں آ جائیں گے، اس کی زد میں آ جائیں گے. یہ قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے، مسلمہ حقیقت ہے. اور ہر قوم کو، اور بالخصوص پاکستان جیسے ممالک کو جو ترقی پذیر بھی نہیں ہے بلکہ پسماندہ ہے. کسی زمانے میں ہم کہتے تھے پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، اب ہم کہتے ہیں پاکستان پسماندہ ملک ہے. دنیا کی اقوام آگے جاتی ہیں، ہم پیچھے آتے ہیں. بالکل. تو ترقی یافتہ ہونے کی ضرورت تھی، پسماندہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. یہ پسماندگی جو ہے اس کو دور کرو میرے پاکستان کے بھائیوں، میرے پاکستان کے حکمرانوں، میرے پاکستان کے فوج کے نوجوانوں. اس پسماندگی سے نکلو. اس پسماندگی سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کا ترازو اپنے پاس رکھو، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس انصاف کی حکومت قائم کر کے اپنے آپ کو بچاؤ. ورنہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اوپر سے یہ کاروان گزر جاتا ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب. آج کی جو گفتگو کا لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. جو قوم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے وہی ترقی کرتی ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.